Good morning to all my dear students. In the last class, I have started a new topic, colligative properties. और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब मैंने बता दिया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किनको बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था आपको। 1 kg वाटर के 3 कंटेनर मैंने लिए थे, एक बार यूरिया डाला था, एक बार ग्लूकोज को डाला था और एक बार मैंने NaCl को डाला था। तो आप देखे थे यूरिया और ग्लूकोज जो होता है ना ही डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है। तो इनके लिए नंबर ऑफ मोल्स हमेशा दोनों के लिए क्या आए थे, 1/2 और 1/2 मैंने ऐसे मास दिए थे, उसके हिसाब से दोनों का RLBP की वैल्यू क्या आई थी, सेम आई थी। लेकिन जब NaCl को हमने डाला था तो NaCl क्या है, एक सॉल्ट है और हमें पता है NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। मतलब अगर इसके हमने हाफ मोल डाले थे, अगर हाफ मोल, तो ये फर्दर डिसोसिएट होके एक NaCl का पार्टिकल कितने दे रहा है, 2 आयंस में टूट जा रहा है। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ी सी चेंज होती है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दो चीजें हो सकती है, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जाने के बाद सोल्यूट का या तो डिसोसिएट हो जाएगा या तो वो क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। तो कल की क्लास में मैंने डिसोसिएट वाले क्वेश्चंस ले लिए थे, है ना, डिसोसिएट का केस समझा दिया था कैसे होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग हमारे लिए क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल से उसे कोई भी मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये बेटा ध्यान रखना है। और टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने 4 बताए थे, RLBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। और मैंने बताया था चारों आपस में क्या होते हैं, इंटर लिंक्ड होते हैं। और सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपस में इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक एक करके हम देखेंगे, ये हम लोग पहले ही देख लिए, तो आज इसको मैं करवा ही दूंगा आपका क्या होता है, किस तरीके से सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब किसी एक की वैल्यू अगर हम जान गए तो बाकी सबको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हर CP वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। और कंडीशन क्या है, किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए और सोल्यूट हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। वोलेटाइल सोल्यूट इस टॉपिक में नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो मैंने वहां से आइडिया दिया था कि पार्टिकल्स बढ़ेगा घटेगा, उसका आइडिया कौन सा फैक्टर हमको देता है, वांट ऑफ फैक्टर, है ना। तो वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद बढ़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा चेंज, उसके बारे में जानकारी देता है। और I का फॉर्मूला ही क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो अगर आपकी वैल्यू अगर मान लो आफ्टर पार्टिकल्स, सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में डालने के बाद भी बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो, तो जितना बिफोर होगा उतना ही आफ्टर हो जाएगा। तो I की वैल्यू उस केस में कितनी हो जाएगी, 1। लेकिन अगर डालने के बाद वो टूट जाएगा, जैसे आप NaCl को डालोगे तो NaCl कितने आयंस में टूटता है, 2 आयंस में। तो जब भी डिसोसिएशन होगा, 2 केस मैंने बताए थे, एक डिसोसिएशन होता है और एक एसोसिएशन। तो अगर डिसोसिएशन होगा केस 1 में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। और डिसोसिएट होने का मतलब टूट जाना, तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। और ये I की वैल्यू 1 से बड़ी होके कितनी होती है, उसके बारे में वांटफ ने हमें आइडिया दिया था अपना फॉर्मूला एक। तो इससे NaCl डालोगे तो आप 2 आयंस में टूटेगा, तो इसके लिए मैंने बताया था कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, उसको N से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैंने ये निकलवाया था कि अगर अल्फा किसी प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो हमेशा कितना मानना है, उसे 1 मानना है। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू मान लो यहाँ पे 50% दिया होता, 60% दिया होता, तब आप अल्फा को 1 नहीं मानते, तब आपको अल्फा निकालना पड़ता और यहाँ से उसके लिए I क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और अल्फा मैंने बताया ना, पढ़े हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में, डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल। तो इसके ऊपर मैंने और एग्जांपल समझाते, जैसे MgCl2 है तो ये कितने आयन देगा, 2 क्लोराइड का और 1 मैग्नीशियम, 3 आयन देने वाला है, तो N की वैल्यू 3। तो I का फॉर्मूला मैंने फिर बाद में जनरलाइज करा दिया था आपको, क्या फॉर्मूला आया था, I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो ये हमारा I का फॉर्मूला हो जाता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो यहाँ से अगर हमें कभी भी अल्फा पूछे तो हमें अल्फा निकालना कैसे है, I-1/n-1 कर लेंगे अल्फा के लिए। और अल्फा क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसको कितना मानना, 1 मान लेना। तो 1 मान लोगे तो जैसे ही अल्फा की वैल्यू 1 मानोगे तो I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, N के बराबर हो जाती है। और N तो आप क्वेश्चन में देख के पता कर लेंगे, जैसे AlCl3 का N कितना होगा, 4, Al2SO4 ट्राइस का N कितना होगा, 2 और 3 कितने, 5। और ये हमारा जनरल फॉर्मूला है 1 + n-1 इंटू अल्फा। यहाँ से हम लोग I कैलकुलेट करेंगे और इस I को हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर देंगे, अब इंट्रोड्यूस कर देंगे,
ठीक है ना। तो यही चीज आज मैं न्यूमेरिकल से लगवाऊंगा कि आई का रोल किस तरीके से होता है जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं जो एक से ज्यादा में टूटते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिसोसिएशन का केस कंप्लीट कर लिया था ना। तो चलिए आज की क्लास में मैं स्टार्ट करता हूँ आपका। हमें सेकेंड केस देखना है। केस सेकेंड देखना है कौन सा, एसोसिएशन का केस। तो हमने केस 1 ले लिया था डिसोसिएशन। अब केस सेकंड क्या है, एसोसिएशन का केस। डिसोसिएशन का केस मैंने बताया था आपको कभी बताने नहीं आएगा है ना कि क्या डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएशन का आइडिया खुद लेना है। जैसे NaCl को वाटर में डालोगे तो 2 आयंस में टूटने वाला है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो केस सेकंड हम लोग ले लेते हैं किसका, एसोसिएशन। केस नंबर फर्स्ट देखो, केस 1 हमने किसका लिया था, केस 1 इसका लिया था। अगर डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, आई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है। लेकिन अब केस सेकंड ले रहे हैं क्या, एसोसिएशन भी हो सकता है। पार्टिकल्स, मान लो आपने 2 पार्टिकल्स डाले और दोनों जाके जुड़ के एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया तो एसोसिएशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएंगे तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 से छोटी। तो अब हम लोग एसोसिएशन का केस देखने जा रहे हैं। और एसोसिएशन होने का मतलब क्या हो गया, एसोसिएशन होने का मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स उल्टे बढ़ेंगे नहीं, क्या होंगे, डिक्रीजेज। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे आपने सुना है पॉलीमर, पॉलीमर सुना है, n मॉलिक्यूल्स को डालो तो एक मॉलिक्यूल निकलता है, पॉलीमर बोलते हैं ना। डाइमर, डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल डालो तो एक मॉलिक्यूल निकलेगा तो उसको डाइमर बोलते हैं। ट्राइमर मतलब 3 डालो तो एक निकलेगा। तो एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होने का मतलब इनडायरेक्टली हो गया आई की जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, 1 से अब छोटी हो जाएगी। अब आई की वैल्यू बढ़ेगी नहीं और वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी। तो देखो डिसोसिएशन तो हमें पता चल जाता है डालने के बाद वो टूटेगा। कोई भी सॉल्ट हुआ तो जैसे ही वाटर में डालोगे क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे AlCl3 डालोगे तो क्या टूटेगा, Al प्लस क्लोराइड आयन के अंदर टूट जाएगा। तो कोई भी सॉल्ट हो वो टूटेंगे ही हमेशा। जैसे K4 FeCN6 था, डालेंगे तो कैसे टूटेगा, K प्लस FeCN6 के ऊपर -1 में, इस तरीके से, ठीक है ना। तो कोई भी सॉल्ट, लेकिन कोई वीक एसिड होता है जैसे CH3COH होता है ना, इसको डालोगे तो टूट भी सकता है, एसोसिएट भी हो सकता है, डिसोसिएट भी। इसकी जानकारी क्वेश्चन में हमें होती है। और ये वीक एसिड्स जब टूटते हैं ना तो इनके अंदर कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बताएगा। इवन सॉल्ट के बारे में भी बोल सकता है। जैसे NaCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे देगा तो हमसे आई पूछेगा तो अब इसकी आई की वैल्यू 2 नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 में टूट रहा है। लेकिन 100% अगर डिसोसिएट होता तो 2 लेते। लेकिन अगर उसने कह दिया कि केवल 70% डिसोसिएट होता है तब तो आई हमें कैसे निकालना पड़ेगा, 1 प्लस अल्फा यहां से डाल के, मतलब इस बेसिकली उस फॉर्मूले से, कौन सा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, वहां से निकल जाया करेगा। तो देखो एसोसिएशन के केस में मैं बता रहा हूं हमेशा बताएगा। एसोसिएशन के केस में हमें आइडिया नहीं लेना है। एसोसिएशन में हमें बोलेगा कि जैसे ही मैंने सॉल्यूट पार्टिकल्स को डाला है सॉल्वेंट के अंदर, वो क्या करा रहा है, डाइमेराइजेशन करा रहा है। इस तरीके का लिखा हुआ आएगा। डाइमेराइजेशन का मतलब क्या होता है, 2 पार्टिकल्स जाएंगे अंदर, 2 पार्टिकल्स या 2 मॉलिक्यूल्स जब जाएंगे और वो कितने में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1 पार्टिकल में। तो डाइमेराइजेशन का मतलब हमारे लिए क्या है, 2 पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 में, तो उसको डाइमेराइजेशन बोलेंगे। और डाइमेराइजेशन होने का मतलब क्या हो गया, किस तरीके से समझेंगे हमें, तो या तो डाइमेराइजेशन लिखा हुआ दे देगा या हमें बता देगा कि जैसे ए सोल्यूट है अगर उसको डाला गया वाटर में तो ये इस तरीके के रिएक्शन के फॉर्म में भी दे सकता है। क्या समझे इस रिएक्शन को देख के, ए के 2 पार्टिकल्स गए, 2 मॉलिक्यूल गए और 2 ए के मॉलिक्यूल जाके कन्वर्ट होके A2 का 1 मॉलिक्यूल बना लिए। तो इस तरीके के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइमेराइजेशन बोलेंगे, है ना। तो अगर इनके लिए भी मैं n के फॉर्मूला, तो मैं इसका भी जनरल अभी बताऊंगा, तो इसके लिए मैं n बता दूं। डाइमेराइजेशन के लिए n कितना बोलोगे, 2 बोल दोगे। डाइमेराइजेशन के लिए n कितना बोल देंगे, 2। ट्राइमेराइजेशन के लिए कितना बोल दोगे, 3। टेट्रामेराइजेशन बोलेगा तो 4, इस तरीके से। तो इसके लिए भी अभी जनरल फॉर्मूला मैं बता ही देता हूं। तो इसके n की वैल्यू कितनी आएगी, 2। पहले समझाता हूं किस तरीके से होगा आई की वैल्यू। देखो जरा, अगर बिफोर बात करूं मैं पहले, तो बिफोर मैंने क्या बताया था, हमेशा इसको ए मान लो तो उस समय A2 के कोई मॉलिक्यूल नहीं होंगे। आफ्टर, जब हमने सॉल्वेंट के अंदर उसको डाल दिया सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो जैसे ही सॉल्यूशन बनाने के लिए डाला जाएगा तो मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हमेशा क्या मान लिया करो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया होगा इसका, मान लो प्रॉब्लम के अंदर अल्फा दिया होगा कि ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा। तो पानी में डालने के बाद कितना टूटेगा, अल्फा का मतलब क्या होता था, 1 मोल, फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड। 1 मोल का कितना जाता है, जैसे 1 मोल लेते तो कितना निकलता, अल्फा। 2 मोल लेते तो 2 अल्फा। 4 मोल लेते तो 4 अल्फा। तो ए मोल लेने पे कितना निकलेगा, ए अल्फा। तो ए माइनस ए अल्फा। इस कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है
ये मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताया, ये हर चैप्टर में काम आएगा, आयनिक में भी काम आएगा। इस कोएफिशिएंट का रोल रिएक्टेंट साइड में कभी नहीं होता, इसका रोल कहाँ होता है, प्रोडक्ट साइड में होगा। रिएक्टेंट साइड में तो हमेशा पहले स्टेप में ए रहता है, प्रोडक्ट कुछ नहीं रहता। सेकंड स्टेप में हमेशा ही क्या लिखा जाता है, ए माइनस ए अल्फा। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम याद है तो हमेशा यहाँ क्या लिखते हैं, ए माइनस ए अल्फा। तो हमारे लिए ये ए है, और उसके बाद उसमें अगर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया है तो कुछ समय के बाद वो कितना हो जाएगा, ए माइनस ए अल्फा। ठीक है, तो ये ए माइनस अल्फा। अब देखो कोएफिशिएंट का रोल इधर आएगा, कैसे, 2 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल। तो अगर इसके ए अल्फा मोल खत्म हो गए, 2 से 1 जा रहा है तो ए अल्फा खत्म होगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, ए अल्फा बाई 2। ठीक है ना, और ये मैंने समझाया भी था आपको, है ना। ये कैसे बताया था मैंने, देखो जिसका लिखना होता है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिसका लिखना होता है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, और जिससे लिखना होता है उसका कोएफिशिएंट नीचे, और मल्टीप्लाइड विद कितने मोल खत्म हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन में समझाऊं, देखो मोल कॉन्सेप्ट में भी ये काम आएगा। जैसे 2a प्लस 3b गिव्स 5c है, मान लो सपोज करो, और मान लो मुझे ए के कितने मोल्स दिए हैं, 9 मोल्स दे रहे हैं कि 9 मोल्स हैं, तो बताइए सी के कितने मोल्स हो जाएंगे। तो सी के मोल्स कैसे निकालते हैं, क्या बताया मैंने, जिसका निकालना होता है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, 5 ऊपर ले लिया, जिससे निकालना होता है उसका कोएफिशिएंट नीचे, और मल्टीप्लाइड विथ इसके मोल्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो जिसका निकालना उसका कोएफिशिएंट ऊपर 1, और जिससे निकालना उसका कोएफिशिएंट नीचे 2, और मल्टीप्लाइड विथ इसके कितने मोल्स खत्म हो रहे हैं, ए अल्फा खत्म हो रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम में मैंने सिखाया आपको, है ना। रिएक्टेंट साइड हमेशा ए माइनस ए अल्फा आता है, प्रोडक्ट साइड में क्या हो जाता है हमारा, ए अल्फा बाई 2, जैसे कोएफिशिएंट का रोल आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें भी अगर पूछा जाए तो बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल्स हैं, ए, और आफ्टर डिसोसिएशन करें तो इनको जोड़ दिया जाए, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2। तो देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2 करेंगे तो ये माइनस 2 अल्फा, मतलब ये हाफ माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, ए माइनस ए अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझसे आई पूछ ले तो आई का फॉर्मूला क्या था, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाई मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये, तो ए से ए अगर कटेगा तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ गया, और ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ गया। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई इसके लिए, 1 माइनस अल्फा बाई 2। और मैंने बताया अगर अल्फा गिवन नहीं है, इफ अल्फा नॉट गिवन, तो अगर अल्फा प्रॉब्लम में गिवन नहीं रहेगा तो अल्फा को कितना लेना है, मजबूरी में 1 लेना है, और जैसे ही अल्फा को 1 ले लोगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 1 बाई 2, मतलब कितनी आ जाएगी, 1 बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसके एन की वैल्यू मैंने 2 बताई थी, तो क्या इसको 1 बाई एन लिख सकता हूं मैं, ये देखो ये कितना आ जाता है, 1 बाई एन आ सकता है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, डाइमेराइजेशन। तो अगर क्वेश्चन में डाइमेराइजेशन बोलेगा तो उसका आई का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस अल्फा बाई 2। अभी जनरल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है, ये समझे किस तरीके से निकाला। आप देखो एक और केस ले लेता हूँ, मान लो ट्राइमेराइजेशन बोल दिया है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, ट्राइमेराइजेशन। ठीक है, तो ट्राइमेराइजेशन होने का मतलब क्या होता है, ट्राइमर बनना है। ट्राइमर बनने का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स जाएंगे या 3 पार्टिकल्स जाएंगे, और 3 पार्टिकल्स कितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 पार्टिकल में। 3 पार्टिकल कितने में कन्वर्ट हो जाए, 1 पार्टिकल में, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइमेराइजेशन। और रिएक्शन के फॉर्म में अगर बोलना है तो 3 ए गए और किस में कन्वर्ट हो गया, A3 में। 3 गए और कितने में कन्वर्ट हो गया, A3, 1 में कन्वर्ट हो गया। या कभी कंफ्यूज करने के लिए इस रिएक्शन को ऐसे भी दे सकता है, A गिव्स 1/3 A3, कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। A गिव्स 1/3 A3 का मतलब क्या है, आप इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा इंटीजर फॉर्म में रखने की कोशिश करो। 1/3 को फ्रैक्शनल हटाओ, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा ना। तो अब इसमें दिखने लगा 3 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट का 1 मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो इस तरीके का क्या है, ये ट्राइमेराइजेशन है। तो इसमें ट्राइमेराइजेशन में यही सब काम करना है। फिर से अगर मान लो बिफोर मुझे इसके ए मोल्स पता है तो A3 का कुछ नहीं होगा। और आफ्टर की बात करूं मैं, मतलब आपको ऐसे भी रिएक्शन लिखा है तो मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए क्या है, ट्राइमेराइजेशन है। 1 मॉलिक्यूल 1/3 होने का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मॉलिक्यूल 1 में होना। आफ्टर अगर पूछे तो रिएक्टेंट साइड में तो मैंने बताया ही हमेशा रिएक्टेंट साइड में क्या आएगा, ए माइनस ए अल्फा। केमिकल इक्विलिब्रियम ध्यान करिए, है ना, अल्फा वाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। रिएक्टेंट साइड में हमेशा ही क्या आना है, ए माइनस ए अल्फा। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में बताओ क्या लिखोगे, प्रोडक्ट साइड में जिसका लिखना उसका कोएफिशिएंट ऊपर, मतलब 1 ऊपर हो जाएगा, और जिससे लिखना होता है उसका कोएफिशिएंट नीचे, और मल्टीप्लाइड विथ कितने मोल्स खत्म हुए, कितने खत्म हुए, ए अल्फा। सही है कि नहीं। और ऐसे भी देखो 3 मोल से 1 मोल बन रहा था, 3 मोल से 1 मोल, तो ए अल्फा से कितना बनेगा, 3 से 1 तो 1 से 1/3, तो ए अल्फा से ए अल्फा बाई 3, तो वही बात आई ना। तो यहाँ पे देखो इनिशियल मोल्स कितने हैं, ए, और बाद में कितने मोल्स हो जाएंगे, तो इन तीनों को जोड़ दे, ए माइनस ए अल्फा इधर है और प्लस ये कितना है, ए अल्फा बाई 3।
तो a माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 3 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा a, और देखो ये माइनस 3 अल्फा प्लस ए अल्फा तो माइनस 2a अल्फा बाई 3 हो जाएगा ना, तो माइनस 2a अल्फा बाई 3 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद तो अगर मुझसे आई पूछ ले तो आई का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू ए माइनस 2a अल्फा बाई 3 डिवाइडेड बाई ए, है ना, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल्स। तो यहाँ से देखो ए से कट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3, कितनी आ गई 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3। और मैंने बताया तो इसका मतलब ऐसे ट्राइमेराइजेशन देगा तो उसका ही हमेशा किससे कैलकुलेट होगा, 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 से। और अगर अल्फा गिवन नहीं है, इफ अल्फा नॉट गिवन, अगर अल्फा गिवन नहीं है तो मैंने बताया अल्फा को कितना ले लेना है 1, और अल्फा को 1 ले लोगे तो आई कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 बाई 3। तो 1 माइनस 2 बाई 3 कितना होता है, 1 माइनस 2 बाई 3, 3 माइनस 2 बाई, मतलब ये कितना आ जाएगा 1 बाई 3। और अगर इसका मैं ट्राइमेराइजेशन के लिए बोलूं तो ट्राइमेराइजेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, एन की वैल्यू क्या लिख सकते हो ट्राइमेराइजेशन के लिए 3। देखो डाइमेराइजेशन का मतलब एन की वैल्यू 2 लिख दी मैंने, है ना, ट्राइमेराइजेशन के लिए एन की वैल्यू कितनी लिख दी 3। तो क्या इस 1 बाई 3 को हम लोग जैसे यहाँ पे 1 बाई 2 को 1 बाई एन लिख रहे थे, क्या 1 बाई 3 को 1 बाई एन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बाई एन। तो यहाँ पे भी देखो मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। अब आई का जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, अगर कभी भी आई हमें, देखो इसमें भी क्या हो रहा है 1 भी आ रहा है, देखो 1 तो आना ही आना है, देखिए ध्यान से 1 आना ही आना है, 1 आया इसमें भी आया, अल्फा भी आना है, क्या 1 माइनस अल्फा बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या इस तरीके से 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 अल्फा, बोलो 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 अल्फा लिख सकते हैं। 1 बाई 2 में से एक जाएगा तो कितना आएगा माइनस 1 बाई 2 आएगा, तो लिख सकते हैं। और क्या इसे भी मैं उसी तरह से लिखना चाहूँ, किस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखो इस तरीके से जैसे ये लिखा था हमने 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 अल्फा लिख सकते हैं। और इसे देखो जरा, इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 अल्फा लिख सकते हैं क्या, देखो 1 बाई 3 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा माइनस 2 बाई 3 आ जाएगा। तो आई अगर कभी भी हमसे एसोसिएशन के लिए पूछ ले, आई ऑफ एसोसिएशन, तो आई एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था, डिसोसिएशन में हो रहा था 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, तो ये डिसोसिएशन में, एसोसिएशन में बस क्या हो जाएगा एन की जगह पे 1 बाई एन हो जाएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारे लिए एसोसिएशन के लिए भी जनरल फॉर्मूला बन गया। तो आपसे डाइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन, टेट्रामेराइजेशन जो भी बोले, डाइमेराइजेशन बोलेगा तो एन की वैल्यू कितनी ले लोगे 2, ट्राइमेराइजेशन बोलेगा तो एन की वैल्यू कितनी ले लोगे 3। तो जैसे देखो यहाँ पे डाइमेराइजेशन था पहला केस, डाइमेराइजेशन में एन की वैल्यू कितनी थी 2, तो डाइमेराइजेशन में एन की वैल्यू 2 थी, तो 1 बाई 2 माइनस 1 करो तो 1 बाई 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा माइनस 1 बाई 2, तो देखो 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ट्राइमेराइजेशन की बात करूँ तो एन की वैल्यू कितनी, ट्राइमेराइजेशन मतलब एन कितना समझना 3, तो 1 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1, तो 1 बाई 3 माइनस 1 करोगे तो माइनस 2 बाई 3 आ जाएगा। तो ये क्या समझे, क्या ये जनरल फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। तो कभी भी एसोसिएशन का आई हमसे पूछ ले, तो जैसे डिसोसिएशन का 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा हो रहा था, एसोसिएशन में देखो डिसोसिएशन में क्या हो रहा था, डिसोसिएशन में 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा हो रहा था, और एसोसिएशन में बस क्या होने लगा 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा होने लगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ भी अल्फा निकाले थे और आई निकाले थे, तो यहाँ पे आई मैक्स आ रहा था, यहाँ पे आई मैक्स नहीं आएगा, यहाँ पे मोल्स क्या हो रहा था बढ़ रहे थे, यहाँ पे मोल्स बढ़ रहे थे ना, डिसोसिएट हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई मिनिमम, क्योंकि मोल्स क्या हो रहे हैं घट रहे हैं, कम हो रहे हैं अपने पास। तो अगर आई का फॉर्मूला पूछे तो ये हो जाएगा। अल्फा अगर निकालने के लिए बोला तो अल्फा कैसे निकालोगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एन माइनस 1, ये हो जाएगा अल्फा के लिए फॉर्मूला। अल्फा निकालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आई माइनस 1, ये अल्फा आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एन माइनस 1, तो ये इसके लिए फॉर्मूला बन गया, ठीक है, अल्फा निकालने का। और अगर मान लो अगर हमें अल्फा गिवन नहीं है, जैसे इसमें हमने किया था, अगर अल्फा नॉट गिवन तो अल्फा कितना लेते थे 1, तो यहाँ पे आई मैक्स आ रहा था, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे थे तो मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो यहाँ पे आई क्या आएगा मिनिमम। तो अगर अल्फा में यहाँ नीचे लिख देता हूँ अल्फा नॉट गिवन, अगर अल्फा दिया हुआ नहीं है तो अल्फा अगर दिया हुआ नहीं है
तो अल्फा इज इक्वल टू कितना ले लेना है हमको, मजबूरी में 1 ले लेना है। अल्फा दिया हुआ नहीं है तो अल्फा की वैल्यू कितनी ले लेनी है, 1। और अल्फा की वैल्यू जैसे ही 1 डालोगे तो आई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, आई मिनिमम आएगा इस समय। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है ना। एसोसिएशन होने का मतलब आई की वैल्यू 1 से छोटी हो रही है, मतलब कितना मिनिमम पार्टिकल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स घटेंगे ना। तो वहां पे मैक्सिमम आ रहा था, यहाँ पे आई क्या आएगा, मिनिमम। और यहाँ पे डाल दो वैल्यू तो पता चल जाएगा, 1/n-1 इंटू अल्फा की जगह पे 1। तो ये देखो -1 + 1 कट जाएगा, तो आई मिनिमम कितना आएगा, 1/n के बराबर। तो आई मिनिमम कितना हो जाएगा हमारे लिए, 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो आई मिनिमम की वैल्यू 1/n। तो कभी अगर हमसे आई मिनिमम पूछ ले कि कितना आ रहा है, तो आई मिनिमम कितना बोलेंगे हम लोग, आई मिनिमम जो होता है 1/n के बराबर होता है। आई मिनिमम हमारा 1/n के बराबर। और n कैसे पता चलेगा, डायमेराइजेशन के लिए n की वैल्यू 2 होगी, ट्राइमेराइजेशन के लिए n की वैल्यू 3। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तब तो ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो सीधा i की वैल्यू कितनी ले लेनी है, 1/n ले लेना है। मतलब डायमेराइजेशन के लिए 1/2 ले लेना और ट्राइमेराइजेशन के लिए 1/3। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, किस तरीके से किया हमने, है ना। फिर से एक बार मैं बस बोल देता हूँ, डिसोसिएशन का 1 + n-1 इंटू अल्फा करना है। एसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगा, वो 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। और अल्फा का फॉर्मूला बस यहीं से बन जाएगा। इसमें आई मैक्स आता है, इसके अंदर क्या आएगा, आई मिनिमम। आई मैक्सिमम 1/n आता है और इसमें आई मिनिमम कितना आएगा, 1/n के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान में रखे, कंपेयर कर लो। अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ थोड़ा एबनॉर्मल मोलर मास का ले लेते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं ना, सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, या तो एसोसिएट होंगे या तो डिसोसिएट होंगे, तो उसका मोलर मास भी चेंज होता है ना। तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेता हूं मैं। चलो, तो हम लोगों ने समझ लिया, या तो आई की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे। मैं बस एक बार फिर से उसको बस समराइज कर देता हूँ। हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 2 फॉर्म में देखा, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो इंक्रीजेज बढ़ जाएंगे, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएंगे। इंक्रीजेज कब बढ़ेगा, कब, जब डिसोसिएशन होगा। बढ़ेगा कब, जब क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन। और घटेगा जब क्या हो जाएगा, एसोसिएशन। ठीक है, और डिसोसिएशन होगा तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करोगे, आई की वैल्यू को क्वांटम फैक्टर आई, जिसको इंट्रोड्यूस अभी हम लोग करेंगे हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, 1 + n-1 इंटू अल्फा। और n तो देख के ही पता चल जाएगा, जैसे NaCl है तो n की वैल्यू 2, MgCl2 है तो n की वैल्यू 3, है ना, AlCl3 है तो n की वैल्यू 4, इस तरीके से। और अगर एसोसिएशन होगा तो i = 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा, ये ले लेंगे। और n कैसे देखोगे, डायमेराइजेशन है तो 2, ट्राइमेराइजेशन है तो 3, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। और कभी अगर वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हमें आई की वैल्यू कितनी ले लेनी है, 1 के n के बराबर हो जाया करेगा, और इसमें आई की वैल्यू 1/n के बराबर हो जाया करेगा। कब, ये कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू कितनी ले ली जाएगी, ये वैल्यू कब होंगे, जब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1। मतलब 1 कब मानेंगे, जब हम लोग बेसिकली नॉट गिवन, इफ अल्फा नॉट गिवन, इफ अल्फा नॉट गिवन, अल्फा इज नॉट गिवन। अगर अल्फा दिया हुआ नहीं है तो अल्फा की वैल्यू 1 ले लेनी है, और अल्फा अगर दिया हुआ नहीं है तो i = n, और इसका i = क्या हो जाएगा, 1/n। तो चलो, इसके बेसिस पे ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं या घटते हैं, इसके बेसिस पे क्या होता है, मोलर मास सॉल्यूट का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वहां पे जब मोलर मास चेंज हो जाता है, तो अब इसे समझा रहा हूँ क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जरा सा। अगर हमें क्वेश्चन में बोला है नाइदर एसोसिएशन, अगर किसी सॉल्यूट पार्टिकल का, जैसे नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ना ही एसोसिएशन हो रहा हो ना ही डिसोसिएशन हो रहा है, ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा, तो उस केस में आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। क्योंकि आप डालने के बाद ना पार्टिकल टूट रहे हैं ना ही पार्टिकल जुड़ रहे हैं, तो नाइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और इस केस में जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कल बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सीपी। तो नाइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर हमारा एसोसिएशन हो गया या डिसोसिएशन, आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, या तो एसोसिएशन हो गया या तो डिसोसिएशन हो गया, उस केस में कभी भी आई 1 के बराबर तो नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स या तो एसोसिएट हो गए या तो डिसोसिएट हो गए, तो आई कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को बोला जाता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
इस तरीके के प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, एब नॉर्मल सीपी। ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, और अगर आई की वैल्यू 1 के बराबर नहीं तो उनको एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। मतलब आपने जैसे यूरिया वगैरह को देखोगे ना, जो यूरिया हो गए, यूरिया को जैसे ही वाटर में उठा के डालोगे वो यूरिया के फॉर्म में ही रहने वाला है, तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन NaCl को डालोगे तो पार्टिकल्स के नंबर क्या होंगे, बदलेंगे, तो उससे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे, जैसे क्या मतलब है नॉर्मल एब नॉर्मल समझ रहे हो, जैसे किसी आदमी के हाथ में 5 उंगलियां अगर, तो ये क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी के पास 6 उंगलियां हो गई तो कैसा हो जाएगा, एब नॉर्मल हो जाएगा थोड़ा, है ना, मतलब कोई डिफरेंट चीज हो जाए जैसे, तो उसमें क्या बोलेंगे, एब नॉर्मल। तो जैसे आई की वैल्यू 1 हो, जब एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा तब तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आई की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो या तो उसमें एसोसिएशन हुआ होगा या तो डिसोसिएशन हुआ होगा, तो ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे, एब नॉर्मल। तो एक तो आई का फॉर्मूला हमने देख लिया अभी, एसोसिएशन डिसोसिएशन के फॉर्म में क्या देखा हमने कि आई कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। अगर चेंज ही ना हो, ना एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाती, 1। तो इनके बेसिस पे, नॉर्मल और एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक और आई का फॉर्मूला होता है। तो आई आपने पता कर लिया, तो आप नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकाल लो और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, आई से, तो कौन सी प्रॉपर्टी मिल जाया करेगी, एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई का एक और फॉर्मूला हो जाता है, आई इज इक्वल टू हो जाता है एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझे क्या, तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकाल लिया करेंगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से, तो ये हमारे लिए आई का एक और फॉर्मूला बन जाता है। नॉर्मल तो हम निकाल ही सकते हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसमें बस क्या करना है, आई से मल्टीप्लाई करते ही कौन सी प्रॉपर्टी मिल जाया करेगी, एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक और चीज बता देता हूं, एक और फॉर्मूला होता है, जितने भी है ना, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये ध्यान रखना, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना वो सब किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, डेट इज, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये सब की सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलर मास ऑफ सोल्यूट के क्या होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोलर मास ऑफ सोल्यूट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अभी हम लोग कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, केवल एक मैंने आपको बताया था, कौन सा पढ़ा हमने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा है, इसको मैं प्रूव भी कर रहा हूँ, देखो जैसे, है ना, कैसे इसका ये कैसे होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी बाकी तो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मैंने बताया था ना 4 कोलिगेटिव, देखो ये हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम लिए थे, RLVP, एलिवेशन इन डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, सब की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा है ना, इसको बता दूं मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आता है XB के बराबर, बताया था ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, टोटल मोल्स। तो देखो अगर मोल्स की बात करूं मैं, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो देखो RLVP कैसे प्रोपोर्शनल हो गया, इसके इनवर्स में जा रहा है ना। तो इस तरीके की हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और मोलर मास के टर्म्स में अगर फॉर्मूला बोले तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसके बेसिस से अगर देखा जाए तो आई का क्या फॉर्मूला बन सकता है एक और, तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का नॉर्मल मोलर मास ऊपर ले लेंगे, क्योंकि देखो एब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आने लगेगा, एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एब नॉर्मल मोलर मास किसका, सोल्यूट का, ठीक है। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो नॉर्मल को जनरली हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में m लिखते हैं, ठीक है, और कॉर्नर में इसके n लिख देंगे। एम मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और एब नॉर्मल के लिए हम लोग m लिखेंगे और नीचे कोने में a भी लिख देते हैं, मतलब ये क्या हो गया, एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मतलब I का हमारे पास एक और फॉर्मूला हो जाता है नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है।
तो एक ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना है हमें कि आई की वैल्यू जो होती है नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा, अगर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 कब होगी, ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा, तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों सेम ही होंगे। तो आई की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो नॉर्मल मोलर मास एब नॉर्मल मोलर मास के क्या हो जाएगा, बराबर। तो जैसे मान लो इफ आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 कब हो सकता है, जब नाइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नाइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन लिख देता हूँ, है ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो, ना ही एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा, तो आई कितना रहेगा 1। और जब आई 1 रहेगा तो जो भी नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट होगा वही उसका एबनॉर्मल मोलर मास भी होगा, मतलब कोई भी चेंज हमें मोलर मास में दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हमारा या तो एसोसिएशन हो गया या तो डिसोसिएशन हो गया, इनमें से कुछ हो गया, तो उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल हो जाएगी और उसका मास भी कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास हो जाएगा। तो अगर आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 1 कब हो जाएगा, या तो नॉट इक्वल टू 1 कब बोलोगे, आइदर एसोसिएशन हो रहा हो, ठीक है, और डिसोसिएशन हो रहा, इनमें से कुछ भी हो रहा होगा, तो उस समय जो भी नॉर्मल मोलर मास होता है इट इज नॉट इक्वल टू एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। तो उस समय हमारा जो मोलर मास आएगा सब्सटेंस का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज होती है ना, तो उसका मोलर मास भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल्स जाके एसोसिएट होंगे या डिसोसिएट होंगे तो उनका मोलर मास चेंज होगा, और उस तरीके की, पहले तो उस तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एबनॉर्मल बोलोगे, और एबनॉर्मल कभी भी निकालना है तो क्या कर दो, आई में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो क्या मिल जाया करेगा, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी चीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास ऑफ सोल्यूट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास ऑफ सोल्यूट के। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ सोल्यूट के, तो एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली में आ जाएगा। तो इनवर्सली मतलब एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो जब यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास ऊपर चला जाएगा, तो नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऊपर, एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट कहाँ आ जाएगा, नीचे। मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है जब सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर उसको डिजोल्व किया जाएगा, क्योंकि या तो एसोसिएशन हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। तो ये समझ गए, अगर वह आई की वैल्यू 1 है तो वही एब नॉर्मल मोलर मास नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। एम एन लिखने का मतलब क्या है, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और एम ए बी लिखने का मतलब क्या है, एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाएगा तो कुछ ना कुछ मोलर मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारे लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बोलूं, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं CH3COOH की, है ना, तो ये क्या है, एसिटिक एसिड है CH3COOH। तो अगर मैं एसिडिक एसिड का आपसे पूछूं कि नॉर्मल मोलर मास बताओ, नॉर्मल मोलर मास, Mn का मतलब क्या है, नॉर्मल मोलर मास, Mn नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 प्लस इस कार्बन का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 इंटू 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना 1। तो इसको सम अप करो जरा, कितना आता है, देखो 60 आता है ये शायद, है ना, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1। तो इन सबको अगर जोड़ा जाए तो कितना हो रहा है, 15, 15 और 12 कितना होता है, 15, 2 17, 10 27, 27 और 1 28, 2 30 और 30 60। तो नॉर्मल मोलर मास की मैं बात करूं तो CH3COH का नॉर्मल मोलर मास कितना होता है, 60। लेकिन अगर हमसे बोल दिया एब नॉर्मल मोलर मास बताइए, इसका क्या बताइए, एब नॉर्मल मोलर मास, तो मैं बता दूं CH3COH जो होता है ना, ये तीनों हो सकता है, या तो ये एसोसिएट भी हो सकता है, देखो इसके तीनों फॉर्म हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला है नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट, है ना, ना ये एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है, तब तो उस केस में क्या होगा, 60 नॉर्मल भी रहेगा, एब नॉर्मल भी कितना रहेगा, 60। लेकिन ये अगर इसने बोल दिया ये मान लो डिसोसिएट हो रहा है, तो डिसोसिएट होगा तो उस केस में एब नॉर्मल मोलर मास अलग होगा, और हो सकता है इसके क्वेश्चन में ये भी बोल दिया कि ये एसोसिएट हो रहा है, अगर ये एसोसिएट हो जाएगा तो भी एब नॉर्मल मोलर मास क्या हो जाएगा, चेंज। तो नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन के केस में तो आई किसके बराबर रहेगा, 1 के। तो जो नॉर्मल होगा 60 वही एब नॉर्मल भी होगा। लेकिन इन दोनों केस में या तो ये डिसोसिएट हो जाए या तो एसोसिएट हो जाए, तो डिसोसिएशन एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, तो इसका एब नॉर्मल मोलर मास क्या होगा,
60 तो नहीं होने वाला है, 60 के अलावा कुछ और होगा, तो बस यही बोलूंगा एबनॉर्मल मोलर मास विल नॉट इक्वल टू 60। तो इस केस में इसका मोलर मास 60 के बराबर होने वाला नहीं है। तो CH3COH का नॉर्मल मोलर मास पूछे तो कितना है 60, लेकिन अगर एबनॉर्मल मोलर मास पूछेगा तो 60 के बराबर नहीं होगा, तो या तो 60 से ज्यादा हो सकता है या तो 60 से कम। अब कैसे हम लोग देखेंगे एसोसिएशन के केस में मोलर मास क्या होगा और डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में समझा रहा हूं मैं। चलो, तो आई जो है वो किसके बराबर है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अब देखो जरा सा आई के हिसाब से कैसे मोलर मास इनका चेंज होता है ना, हमसे मोलर मास का रेंज भी पूछता है कि क्या रेंज होगा, उसको मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल जैसे CH3COH का नॉर्मल मोलर मास कितना था 60, और एबनॉर्मल मोलर मास कितना होगा 60 के बराबर नहीं होगा। तो वो कैसे डिसाइड होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं, देखो अगर हमारा इफ एसोसिएशन, अगर क्या हो रहा हो, एसोसिएशन हो रहा हो, अगर एसोसिएशन होगा, इफ एसोसिएशन टेक्स प्लेस, अगर एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होने का मतलब क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या होगी, एक से छोटी होगी। डिसोसिएशन में मैंने बताया था आई की वैल्यू क्या होती है, टूटती है। तो अगर एसोसिएशन हो जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से छोटी। तो देखो जरा, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट आई के बराबर है। तो एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एब नॉर्मल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई आई। तो अगर हमारा एसोसिएशन टेक्स प्लेस, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन के केस में अभी हमने आई का फॉर्मूला ही देखा, आई इज इक्वल टू क्या है, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहां से अगर मुझे एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट बोले, है ना, तो एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई आई। और चूंकि आई की वैल्यू तो क्या है, एक से छोटी है, एक से छोटी है ना, किसी नंबर को अगर एक से छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, बड़ी। जैसे मान लो CH3COH का एसोसिएशन अगर हो रहा हो CH3COH में, और इसका नॉर्मल मोलर मास 60 है, तो एब नॉर्मल क्या होगा, 60 के तो बराबर नहीं होगा, तो होगा कितना। अब अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू एक से छोटा है, सपोज करो आई की वैल्यू 0.5 है, आई की वैल्यू 0.5, तो ऊपर 60 रखोगे, नीचे कितना रखोगे 0.5, तो 60 बाई 0.5 कितना हो जाएगा, 120। इसका मतलब एब नॉर्मल मोलर मास क्या होगा, एसोसिएशन के केस में बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज, मोलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात बतानी है ना, ये ध्यान रखिए। अगर एसोसिएशन होगा, अगर कभी भी एसोसिएशन होगा तो एसोसिएशन के केस में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ रहा है समझे, क्या एबनॉर्मल इधर जाएगा, नॉर्मल अपॉन आई, आई की वैल्यू चूंकि एक से छोटी है और किसी नंबर को छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, बड़ी होगी। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, और अगर ये बात करूं मैं, और वो बढ़ के कहां तक जा सकता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट का अगर रेंज मुझसे पूछ ले, मोलर मास ऑफ सोल्यूट का रेंज बताओ कि उसका रेंज क्या होगा, बढ़ तो जाएगा, लेकिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, देखो जो एब नॉर्मल मोलर मास आएगा, एब नॉर्मल मोलर मास, ये नॉर्मल मोलर मास से तो ज्यादा हो जाएगा एसोसिएशन के केस में। एसोसिएशन के केस में एब नॉर्मल मोलर मास क्या हो जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा, और वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो कहां तक जा सकता है, तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, मोलर मास नॉर्मल जो वैल्यू है डिवाइडेड बाई आई, मोलर मास नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई कहां तक जा सकता है, आई तक। इससे या तो छोटा होगा या तो इसके बराबर, ठीक है ना। जैसे आई की वैल्यू मान लो, आपके लिए आई की वैल्यू मान लो 0.5 है, तो 0.5 होगा तो एब नॉर्मल मोलर मास कितना हो जाएगा, mn अपॉन 0.5, तो कितना हो जाएगा 120। तो एब नॉर्मल मोलर मास mn बाई आई, क्योंकि यहाँ पे आई जो है एसोसिएशन हो रहा है ना, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या निकालते थे हम लोग, बताया मैंने अभी, देखो कहाँ गया, एसोसिएशन वाला हम लोग किए थे केस अभी। तो एसोसिएशन के केस में मैंने अभी समझाया था आपको, एसोसिएशन के केस में आई क्या आता है, मिनिमम, आई मिनिमम आता है, और वो 1/n के बराबर हो सकता है। तो ये आई हमेशा क्या आएगा, आई मिनिमम। तो अगर ये वैल्यू जितना छोटा आएगा, ये वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, बड़ी। तो एब नॉर्मल मोलर मास या तो ये नॉर्मल से तो ज्यादा ही होना है, नॉर्मल से ज्यादा होगा, लेकिन mn अपॉन आई से क्या होगा, हमेशा छोटा या इसके बराबर। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट का अगर रेंज पूछ ले हमसे एसोसिएशन के केस में, तो नॉर्मल से तो ज्यादा होगा, लेकिन mn बाई आई से क्या होगा, कम। क्योंकि ये देखो, ये MAB कहां तक जा सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब आई सबसे छोटा हो जाए, जितना छोटा आई होगा MAB उतना ही बड़ा होगा। और आई की सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, आई की सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, 1/n के ही बराबर हो सकती है ना।
आई की सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है 1/n। तो इसका मतलब mn/i से ये छोटा ही रहेगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल भी अगर मान लो मैं ले लूँ इसी में साथ में, अगर सपोज करो मान लो मुझे बोला है CH3COH है, ठीक है, और ये मान लो डाइमेराइजेशन दिखा रहा है, एसोसिएशन का केस लिया है ना मैंने, तो मान लीजिए ये कह रहा है कि ये डाइमेराइजेशन दिखा रहा है। तो अगर ये डाइमर बना रहा है, डाइमराइजेशन कर रहा है, तो अगर ये डाइमर कर रहा है तो डाइमराइजेशन करने का मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लिए 2 हो जाएगी। तो मुझसे पूछ सकता है इसका रेंज बताइए कि इसका रेंज क्या होगा, एब नॉर्मल मोलर मास का इसका रेंज क्या होगा। तो मुझे पता है एसोसिएशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका एब नॉर्मल मोलर मास तो नॉर्मल से क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। ठीक है, और ये ज्यादा तो होगा लेकिन ये कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम mn/i तक जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये नॉर्मल मोलर मास तो इसका कितना आता है 60, मतलब एब नॉर्मल मोलर मास जो इसका आएगा वो 60 से तो ज्यादा होगा, 60 से ज्यादा होगा। और कहां तक हो जा सकता है 60 डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू कितनी आएगी, n के लिए अगर 2 है और एसोसिएशन का केस है, तो मैंने अभी बताया था डाइमेराइजेशन के लिए आई की वैल्यू कितनी आ सकती है मिनिमम 1/n तक। तो आई की जगह पे अगर 1/2 रख दोगे तो ये कितना आएगा 120 हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा 120। इसका मतलब CH3COH का एब नॉर्मल मोलर मास जो है वो 60 से ज्यादा हो जाएगा डालने के बाद, और वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 120 या 120 से कम। तो फाइनली आपको ये ध्यान रखना है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट एसोसिएशन के केस में क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं, इस पे क्वेश्चन जनरली मिलेगा नहीं, अगर पूछ लिया कभी हमें तो पता होना चाहिए एब नॉर्मल मोलर मास नॉर्मल से ज्यादा होता है और नॉर्मल बाई आई से क्या होगा, छोटा या उसके बराबर। जैसे CH3COH का कितना होगा रेंज 60 से लेके 120 तक। ठीक है क्या, ये एसोसिएशन का केस हम लोग समझ गए। अब देखो डिसोसिएशन के केस में क्या होगा। तो अगर मान लो डिसोसिएशन भी मैं इसी पे समझा देता हूं, इफ डिसोसिएशन टेक प्लेस, अगर क्या हो जाए डिसोसिएशन हो जाए, इफ डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, तो डिसोसिएशन टेक्स प्लेस अगर हो जाए तो डिसोसिएशन टेक्स प्लेस करेगा तो डिसोसिएट होते समय आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से बड़ी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए 1 से बड़ी। और आई का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पूछूं एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होगा, तो हमारे लिए क्या आएगा नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई आई। चूंकि अब आई की वैल्यू 1 से क्या है बड़ी, मतलब 1.5 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। ये देखो ना आई कैसे निकालते थे, इसका आई कैसे निकालते थे, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n बाई 1/n माइनस अल्फा निकालते थे ना। तो यहाँ पे आई मिनिमम मिलता है हमेशा, ठीक है ना, अल्फा दिया होगा तो इससे आई निकालोगे, और इसके केस में आई कैसे निकालोगे, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है ना, तो आई की वैल्यू, अब यहाँ पे आई की वैल्यू चूंकि 1 से बड़ी है तो एक नंबर को अगर 60 को मान लो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30, मतलब उसके केस में एसोसिएशन में मोलर मास क्या होता है बढ़ता है, लेकिन डिसोसिएशन के केस में, ये अगर डिसोसिएशन का केस है ना, तो डिसोसिएशन के केस में मोलर मास उल्टा बढ़ता नहीं है, उल्टे मोलर मास क्या हो जाता है घट जाता है। तो इसमें एब नॉर्मल मोलर मास क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। फाइनली आपको जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा एसोसिएशन हो रहा है तो मोलर मास क्या हो जाता है बढ़ जाता है, और अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो मोलर मास क्या हो जाता है घट जाता है हमारा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और रेंज की बात करूं, अगर मैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट का रेंज हमसे पूछ ले तो घट तो जाना है, ये तो हमें समझ में आ गया कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या होना है घटने वाला है, और वो घट के कहां से कहां तक जा सकता है। तो देखो अब क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल एब नॉर्मल मोलर मास है, एब नॉर्मल मोलर मास ये क्या हो जाएगा नॉर्मल से तो कम हो जाएगा। अब एब नॉर्मल मोलर मास क्या हो जाएगा नॉर्मल से कम, यहाँ पे एब नॉर्मल मोलर मास नॉर्मल से बढ़ गया था, और यहाँ पे एब नॉर्मल मोलर मास मैंने क्या बताया डिक्रीज होगा, तो नॉर्मल से तो कम हो जाएगा, अब नॉर्मल से क्या हो जाएगा कम, और वो कम होके कहां तक जा सकता है ना, कम तो होगा लेकिन कम होके कितने तक जा सकता है mn/i तक ही जा सकता है, वो भी mn/i तक, क्योंकि अब इसमें देखो आई की वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है ना, तो ये mn/i से लेके यहाँ तक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिसोसिएशन के केस में जो एबनॉर्मल मोलर मास का रेंज होता है वो mn/i से लेके कहाँ तक जा सकता है ना। देखो ना मिनिमम ये कितनी वैल्यू हो सकती है, घटना है, घटेगा तो कितना मिनिमम घट सकता है, जब आई क्या हो जाए हमारा मैक्स। अब ये घटते घटते कहां तक जा सकता है, ये वैल्यू घटते हुए मोलर मास कहां तक जा सकती है, जब आई वैल्यू क्या हो जाए मैक्स हो जाए, और आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है n ही हो सकती है ना,
इस आई की मैक्सिमम वैल्यू कब कब आएगी, इस आई को मैक्सिमम कब मिलेगा, जब अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो 1 जैसे ही डालोगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा ना। तो आई मैक्सिमम होना चाहिए और वो मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, n के बराबर। तो ये वैल्यू मोलर मास ऑफ सोल्यूट घटेगी तो घटेगी, लेकिन घटते घटते कहां तक जाएगी, जहां तक आई मैक्सिमम हो जाए, और आई मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, n के बराबर। तो एम एन बाई आई से लेके इसकी रेंज कहां तक जा सकती है, इक्वल का साइन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इसके बराबर भी हो सकता है, क्योंकि आई मैक्सिमम आ जाएगा तो। और आई की वैल्यू अगर मान लो n से छोटी रहेगी तो ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आने लगेगी, तो यहां तक जा सकता है। जैसे अगर इसी एग्जांपल को मैं इसमें पूछूं CH3COH का, अगर एग्जांपल यहां भी मैं बोलूं कि CH3COH अगर मान लो उसमें हमारा डाइमेराइजेशन कर रहा था, और इसमें मान लो CH3COH डिसोसिएशन शो कर रहा है, अगर क्या बोल दिया अगर हमें क्वेश्चन में कि CH3COH क्या शो कर रहा है, आपका डिसोसिएशन शो कर रहा है, और डिसोसिएशन शो कर रहा है, और किस तरीके का डिसोसिएट हो रहा है, दो पार्ट्स में डिसोसिएट हो रहा है इस तरीके से, CH3COOH, और ये डिसोसिएट हो रहा है हमारा CH3COO प्लस, COO माइनस में टूट रहा है और प्लस H प्लस में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। कैसे टूटा ये, CH3COO माइनस प्लस H प्लस के अंदर टूट रहा है, तो दो आयंस में टूट गया ना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये डिसोसिएशन शो कर रहा है तो n की वैल्यू हम लोग कितनी ले लेंगे, 2 ले लेते हैं, क्योंकि दो आयंस में टूट गया। यहाँ डाइमेराइजेशन शो करने का मतलब क्या था, अगर रिएक्शन के फॉर्म में मैं बताऊं तो डाइमेराइजेशन का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल CH3COH के अगर ले लिए जाएं तो एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये मैं समझाऊंगा भी, है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है कि क्यों डाइमेराइजेशन दिखाता है, आगे आएगा क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं समझाऊंगा। तो CH3COH के दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए CH3COH ट्वाइस के अंदर। इवन समझा ही देता हूं, देखो यहीं पे CH3C डबल बॉन्ड O, है ना, और OH होता है ना अपने पास, CH3C डबल बॉन्ड O और OH इस तरीके से, ठीक है। ये सपोज करो फर्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है, और ये सपोज करो यहाँ से हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल आ रहा है CH3 और आपका C डबल बॉन्ड O और OH इस तरीके से। तो देखो जैसे C डबल बॉन्ड O आया है ना, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा, तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बन जाता है, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जब खींच लेगा, तो ये मैंने ऊपर बना दिया है ना, इसको नीचे बनाता हूँ, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, तो ये यहाँ से इस तरीके से H बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे H बॉन्ड इस तरीके से, तो दो मॉलिक्यूल मिलके कितने में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक मॉलिक्यूल में। ये समझ में आया क्या, ऐसे कैसे बनाया मैंने, देखो फिर से बना देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बन पाया। C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और OH चलो कहाँ बनाओ, किधर सेट कर दूं इसे, देखो ऐसे करता हूँ, ये इस तरीके से करता हूँ, देखो CH3C डबल बॉन्ड O और OH, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, और इधर से मैं ले लेता हूँ सेकंड मॉलिक्यूल, देखो किस तरीके से OH CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो ये दो मॉलिक्यूल आ गए CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से भी आ गया CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ से देखो किस तरीके से ये यहाँ से H बॉन्ड बना लेता है यहाँ से, तो इस तरीके से ये डाइमर के फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये डाइमराइजेशन प्रोसेस को शो करता है। इधर वाला मॉलिक्यूल मैंने गलत बना दिया, क्या कर रहा हूँ मैं, ये गलत बन जा रहा है, ठीक है ना। ये समझ गए कैसे बनाया था मैंने, देखो फिर से करता हूँ, सॉरी, है ना। C डबल बॉन्ड O OH फर्स्ट मॉलिक्यूल, और सेकंड मॉलिक्यूल लेना है तो CH3C, और इधर मैं ले लेता हूँ OH, और इधर ले लेता हूँ डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो देखो ये CH3C डबल बॉन्ड OH है, CH3C डबल बॉन्ड OH है, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक H बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ भी देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर खींच लेगा, तो ये अपना लोन पेयर देके एक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हमारा इस तरीके से डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो CH3COH क्या दिखा सकता है, डाइमेराइजेशन, और डाइमेराइजेशन मतलब दो मॉलिक्यूल इसके मिलके कितने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, एक मॉलिक्यूल में। आई होप कि यहाँ भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसका डबल बॉन्ड वाला यहाँ से बना लेता है, इसका डबल बॉन्ड यहाँ से, और एग्जैक्ट अगर बात करो तो इस तरीके से आप किताबों में देख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और OH है, और इसका CH3C डबल बॉन्ड O OH, तो ये इससे मिलके क्या बन गया। अब ये देखो दो मॉलिक्यूल मिलके कितने में कन्वर्ट हो गए, 1 में, टू मॉलिक्यूल्स कितने में कन्वर्ट हो गए, 1 मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली हो जाता है। तो क्या मैं बता रहा था, अगर मान लो डिसोसिएशन को शो कर दिया उसने,
डिसोसिएशन को शो करेगा तो क्या हो जाएगा, टूटेगा। और डिसोसिएशन होने का मतलब कि CH3COH का मॉलिक्यूल CH3CO माइनस प्लस H प्लस में एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में टूट रहा है, इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो अब मुझसे अगर इसका मान लो पूछ लिया कि अब नॉर्मल मोलर मास का रेंज बताइए, देखो अगर इसमें हमसे पूछ लिया कि एब नॉर्मल मोलर मास का रेंज बताओ कि कहां से कहां तक होगा, तो एब नॉर्मल मोलर मास मुझे पता है MN/I से तो बड़ा होगा, तो MN कितना होगा इसका 60, और 60/I का मतलब कितना हो सकता है इसका, I मैक्सिमम कितना आएगा 2, तो 60/2 से तो बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, ये 60 से छोटा होगा। मतलब इसका रेंज अगर मुझसे पूछ लिया तो कितना आएगा, 30 से बड़ा, अब नॉर्मल मोलर मास 30 से बड़ा आएगा या इक्वल आएगा, और कहाँ तक जा सकता है 60 तक। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर ये हमारा एसोसिएशन शो करेगा तो एसोसिएशन के केस में मोलर मास क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है, और वो बढ़ के कहाँ तक जा सकता है, नॉर्मल से तो बढ़ जाएगा, MN/I से छोटा या उसके बराबर होगा। तो जैसे डिडैमराइजेशन के केस में 60 से ज्यादा होगा और 120 से कम, है ना। ये इनके बीच में रेंज क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू पे भी तो डिपेंड करेगा ना। अगर अल्फा की वैल्यू आपकी बदलती रहेगी तो आई की वैल्यू बदलेगी, और आई की वैल्यू बदलेगी तो ये वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसलिए वो 120 तक मैक्सिमम जा सकता है या उससे छोटा। और डिसोसिएशन के केस में मिनिमम वो कहां तक जा सकता है, MN/I मतलब 30 तक मिनिमम जा सकता है, 30 से लेके कहां तक 60 तक। अल्फा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी तो आई की वैल्यू बदलेगी, आई की वैल्यू बदलेगी तो ये वाला MN/I की वैल्यू चेंज होगी, और ये वैल्यू चेंज होगी तो ये भी रेंज क्या होगा, बदलेगा। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ किस तरीके से हमें मोलर मास का रेंज हमें समझना है, ठीक है। तो एसोसिएशन हो रहा हो या डिसोसिएशन हो रहा है तो किस तरीके से मोलर मास का रेंज चेंज होता है, तो ये मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग अब इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई करना सीखते हैं। ये पार्ट इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन इससे कभी कभी बन जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट में मैं अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लेता हूँ। चलो तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग क्वांटम फैक्टर को अप्लाई करना देखते हैं। सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको जो पढ़ा दिया है, क्या नाम है उसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अब हम ले लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, RLVP। तो अब मैं RLVP को समझा देता हूं कि RLVP में अब क्वांटम फैक्टर का किस तरीके से रोल आने लगेगा। तो अगर हमें याद है RLVP हमने पढ़ा था ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये किसके बराबर हो जाता था, P0A माइनस PA। ये क्या होता था, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई P0A प्योर फॉर्म में। इसको हम लोग बोलते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और एक किसके बराबर होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट खुद किसके बराबर है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। एक तो ये फॉर्मूला था, और एक और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, P0A माइनस PA। अगर P0A नीचे नहीं लोगे तो नीचे अगर PA ले लिया, इसी से निकाला था हमने, तो वो किसके बराबर आता था निकल के, NB/NA के बराबर। याद है ये फॉर्मूला इस तरीके से। तो ये RLVP का फॉर्मूला ऊपर वाला है, नीचे वाला तो मैंने बताया था न्यूमेरिकली इस अप्रोच से जाना हमारे लिए इजी होता है। तो ये फॉर्मूला हमारे वैलिड है कब, जब, है ना, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। मतलब ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब आई की वैल्यू किसके बराबर हो, 1 के। अगर आई की वैल्यू 1 के बराबर है, आप देखना जितने भी क्वेश्चन लेते ग्लूकोज शुगर ये सब डालते हैं ना, तो उनके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जब आई की वैल्यू 1 के बराबर है तब RLVP का ये फॉर्मूला लगा के हम लोग प्रॉब्लम को डील करते थे। अब क्या होगा, अगर आई की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी तो या तो एसोसिएशन हो जाएगा या तो डिसोसिएशन हो जाएगा। तो किसका होगा, NB में होगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स बढ़ेंगे। तो सोल्यूट पार्टिकल्स में ही चेंज होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, आई की वैल्यू 1 कब हो सकती है, आई की वैल्यू 2 केस में 1 हो सकती है। किसके लिए होगी, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, नहीं फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट तो टूट जाते हैं ना, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, या तो कोई इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यूरिया अगर आएगा तो उसके लिए आई की वैल्यू कितनी लोगे, 1। ग्लूकोज लोगे तो भी कितना, 1। शुगर, ग्लूकोज, है ना, यूरिया, इस तरीके का जो भी आप ले लोगे, है ना, सुक्रोज, जो भी आप लेना चाहे, जैसे सुक्रोज भी ले लिया, तो इन सब के लिए हम लोग आई की वैल्यू कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो आई की वैल्यू 1 कब होती है, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो चीज जाके टूटेगी नहीं उनके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। या दूसरा चीज क्वेश्चन में अगर कभी मेंशन नहीं है, नाइदर एसोसिएशन, जिनका ना एसोसिएशन हो रहा हो, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन,
तो ना तो एसोसिएशन हो रहा हो ना ही डिसोसिएशन हो रहा हो, उस केस में आई की वैल्यू कितनी रहेगी 1। या नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज ये सब दे देगा तो भी आई की वैल्यू कितनी रहेगी 1। लेकिन अब हमें करना है काम जब आई की वैल्यू 1 ना हो, इफ आई इज नॉट इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, तब ये आरएलवीपी का क्या हो जाएगा चेंज। तो आई की वैल्यू अगर 1 के बराबर नहीं, तो आई की वैल्यू 1 के बराबर दो ही केस में हो सकती है, नहीं हो सकती। कब? जब आई की वैल्यू 1 के इक्वल्स कब नहीं हो सकती, या तो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाए, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या, जैसे आपका NaCl आ गया तो जाहिर सी बात है NaCl डालोगे तो दो पार्ट्स में टूट जाएगा, MgCl2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका मान लो AlCl3 आ गया, ठीक है, K4FeCN6 आ गया, K4FeCN6। जैसे कोई भी सॉल्ट है ना, कोई भी सॉल्ट उठ के आ जाए, जैसे आपका मान लो और सॉल्ट लेने के लिए जैसे एसिड भी ले लेता हूं, जैसे HCl आ गया, इस तरीके से मान लो NaOH आ गया, तो एटसेट्रा बहुत सारी चीजें जो दो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो उनके लिए कभी भी आई 1 के बराबर होने वाला नहीं है, मतलब इनमें या तो डिसोसिएशन हो जाएगा या एसोसिएशन हो जाएगा। तो या तो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करो, और इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जाहिर सी बात है आइदर एसोसिएशन हो रहा होगा या फिर डिसोसिएशन हो रहा होगा, ठीक है, आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इन दोनों केस में आई की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर होने वाली नहीं है। तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं होना है, बस सिंपल सा एक लाइन में चेंज देखिए क्या हो जाएगा। RLVP जो हम लोग निकालते थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर होता था, XB के, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर XB के बराबर। तो XB इज इक्वल टू हमारे लिए क्या होता था, NB अपॉन Na प्लस NB, NB अपॉन Na प्लस NB ये होता था। लेकिन अगर ये आई की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो या तो इलेक्ट्रोलाइट का या तो सोल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन हो रहा है या तो डिसोसिएशन हो रहा है। तो अगर ये सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएट डिसोसिएट होगा तो क्या नंबर ऑफ मोल्स NB सेम रहने वाला है, नहीं, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। क्योंकि आप खुद ही अभी मैंने समझाया, एक मोल NaCl डालोगे तो 2 में टूटेगा, एक मोल MgCl2 डालोगे तो 3 पार्टिकल देगा, AlCl3 का 1 डालोगे तो ये 4 पार्टिकल्स देने वाला है। और अगर कोई एसोसिएट हो जाएगी चीज तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उल्टे क्या हो जाएंगे, सोल्यूट के कम। तो ये सोल्यूट का पार्टिकल में चेंज होगा, यहाँ भी सोल्यूट के मोल्स में चेंज हो जाएगा, सॉल्वेंट के मोल्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। और वो चेंज कैसे होगा, अगर मान ले मैंने आपको बोला कि 1 मोल NaCl है तो आप डालते ही कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल। अगर मैंने बोला 1 मोल MgCl2 है तो डालते ही कितने मोल हो जाएगा, 3 मोल। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो भी मोल्स है उसी में उसकी आई की मैक्सिमम वैल्यू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, या आई का फॉर्मूला जो बताया उससे आई कैलकुलेट करके क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। तो इसके केस में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इंटू NB, है ना, आई इंटू NB, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने वाले हैं, डिवाइडेड बाई Na में तो कोई चेंज नहीं होगा, आई इंटू NB। तो ये हमारा RLVP का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। तो कुछ चेंज नहीं है, बस एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में क्या करना है हमें, एसोसिएशन डिसोसिएशन का कभी भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसमें आपको आई निकालना पड़ेगा। एक आई निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमने सीख लिया, एसोसिएशन के लिए आई कैसे निकालना है, डिसोसिएशन के लिए तो सोल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो RLVP का अब ये फॉर्मूला ना होके बस क्या हो गया, नंबर ऑफ आई से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी कर दो। और अगर सेकंड फॉर्मूले से जाओगे तो सेकंड फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखोगे, P0A माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, आई इंटू NB अपॉन Na, ठीक है ना। NB में Na में कोई चेंज नहीं होगा, Na क्योंकि Na क्या है, सोल्यूट का सॉल्वेंट का पार्टिकल्स है और सॉल्वेंट के पार्टिकल में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू किस तरीके से किया है। अब एक न्यूमेरिकल बस मैं ले लेता हूं इस टॉपिक के ऊपर, आई के ऊपर आज एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए आई वाले क्वेश्चंस कैसे हमें डील करने होते हैं। तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बस ये चेंज हो गया फॉर्मूले में, क्या हो गया, जो मोल्स ऑफ सोल्यूट होते थे NB अपॉन Na प्लस NB होता था नॉर्मल तरीके से, अब मोल्स ऑफ सोल्यूट थोड़े से क्या हो जाएंगे, आई से मल्टीप्लाई। अब आई की वैल्यू या तो 1 से बड़ी हो सकती है या छोटी, वो डिपेंड करेगा एसोसिएशन है कि डिसोसिएशन। तो ये वैल्यू थोड़ी सी RLVP की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, उसके बाद मैं लेक्चर स्टॉप करता हूं, एक न्यूमेरिकल बस। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके ऊपर ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, किस तरीके से आएगा तो क्या करना हमें। तो एक बस जस्ट वन न्यूमेरिकल सिंपल सा ले लेता हूं मैं, RLVP वाला कॉन्सेप्ट जो सिखाया उसके ऊपर। डिग्री ऑफ, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CaNO3 ट्वाइस इन ए dilute solution containing
containing 7 gram salt per 100 7 gram salt per 100 gram of water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 70%। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें बोल रहा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CaNO3 ट्वाइस इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम सॉल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 70%। आगे हमें बोल रहा है इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 760 mm ऑफ Hg। कितना है? 760 mm ऑफ Hg है। तो हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कैलकुलेट करना है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करोगे। अब इसमें देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह आ गया ना, तो अब क्वेश्चन में समझा देता हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CaNO3 ट्वाइस। देखो CaNO3 ट्वाइस क्या है? सॉल्ट है ना, तो CaNO3 ट्वाइस की बात करूं अगर मैं, तो ये सॉल्ट है, तो ये बेसिकली कितने कैसे टूटेगा? ये Ca+2 में टूटना चाहिए था, +2 NO3 -1 में टूटना चाहिए, इस तरीके से। तो इसके अगर n की बात करूं तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितने अंश में टूटेगा? 2 और 1 कितना? 3। तो अगर सपोज करो ये देखो क्वेश्चन में दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम सॉल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये तो क्या हो गया हमारे लिए? वेट ऑफ सोल्यूट हो गया WB, और ये क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA हो गया। ये दोनों चीजें मिल गई। इज 70%। इसका मतलब ये अल्फा दे दिया है क्या? अल्फा 70% होने का मतलब 0.7 ले लेंगे वैल्यू। अल्फा 70% मतलब कितना? 0.7 ना, 100 से डिवाइड कर देते हैं ना परसेंटेज को, तो अल्फा कितना हो गया? 0.7। अगर हमने बोला है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 760 mm ऑफ Hg, मतलब ये P0 ऑफ वाटर दिया है ना, P0 ऑफ A, मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है? 760 mm ऑफ Hg। तो बोला है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मतलब बेसिकली क्या है, हमारे पास यहाँ पे कंटेनर के अंदर क्या था? पहले वाटर था, ये वाटर H2O था हमारे पास। तो जब प्योर H2O था तो इसका P0 A कितना होगा? प्योर वेपर प्रेशर की बात करो, राउल्स लॉ याद करो, है ना, उसी से क्वेश्चन करना है। P0 A की वैल्यू हमारे लिए कितनी है? 760 mm ऑफ Hg। ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, मैंने बताया था P0 A की वैल्यू हमेशा क्या होती है? गिवन। अब क्या हो रहा है? इसके अंदर उठा के सॉल्ट डाला जा रहा है, और कौन सा सॉल्ट डाला जा रहा है? CaNO3 का ट्वाइस। तो ये एक तरीके का कैसा सोल्यूट है? वोलाटाइल होगा कि नॉन वोलाटाइल? ये हमारे लिए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होगा। और मैंने बता ही दिया अभी कि आगे जो भी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं सब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए है और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। तो जैसे इसके अंदर डालोगे, है ना, तो इसका नया वेपर प्रेशर हो जाएगा, और वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब उसको हम लोग PA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे लिए PA ही क्या है? क्वेश्चन मार्क, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? PA बताइए कितना हो जाएगा। तो देखो बेटा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका दे दिया। हर प्रॉब्लम में जब भी सॉल्ट आए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आए, तो आपके लिए एक फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम सॉल्ट ऑफ 100 पर 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 70%। मतलब इस सॉल्ट के लिए हमें पता है CaNO3 ट्वाइस के लिए n की वैल्यू कितनी है? 3। सबसे पहले देखो 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3। ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं n की वैल्यू। तो बस पहले I को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्ट दिया है और चूंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया तो कितना मानते हैं? 100%। और 100% मानते तो अल्फा की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? 1। तो I की वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर हो जाती है? n के बराबर। तो इसमें हम लोग I इज इक्वल टू n प्लस I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा लगा दें, तो 1 प्लस n की जगह पे 3 माइनस 1 इंटू अल्फा की जगह पे कितना रखोगे? 0.7। तो ये कितना आएगा बेटा? 1 प्लस 2 इंटू 0.7, तो ये कितना आ जाएगा? 1.4, और ये मिलके कितना आ जाएगा? 2.4। तो देखो आई की वैल्यू कितनी आ गई इसके लिए? 2.4। अच्छा, अगर ये अल्फा नहीं दिया होता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाती? सीधे 3 आ जाती, क्योंकि तब हम अल्फा कितना मान लेते? 1, और 1 मानते ही कितना हो जाता? आई की वैल्यू n के बराबर हो जाती ना। चूंकि देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी? 3 तक। तो ये 3 से क्या गया? कम, क्योंकि ये 70% ही डिसोसिएट हो रहा है। तो हमें आई मिल गया। अब आई मिल गया तो बस वही फॉर्मूला था, क्या निकालना है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है P0 A, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो याद करिए राउल्स लॉ के हिसाब से क्या हो रहा था? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ,
पी नॉट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता था। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहीं से मैंने डिराइव कराया था फॉर्मूला, पी ए इज इक्वल टू क्या आता, पी नॉट ए इंटू एक्स है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स है। और पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नॉट ए क्या होता है, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। तो बस सारी वैल्यू हमें पता है, हमें पी ए ही तो निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ किसका निकालना है, सॉल्यूशन का। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या करना है, पी नॉट ए इंटू एक्स है। पी नॉट ए की जगह पे कितना दिया है, 760 दिया है ना हमें, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 760। और यहाँ जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको भी लिख देता हूँ मैं। देखो डब्ल्यू ए कितना दिया है, 100 ग्राम, ठीक है। और डब्ल्यू बी कितना दिया है, 7 ग्राम सॉल्ट का डाला है, मतलब सोल्यूट को डब्ल्यू बी। तो क्या यहाँ से हम लोग एन ए और एन बी भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे बताओ। एन ए इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, डब्ल्यू ए बाई, हमारे लिए सॉल्वेंट क्या है, वाटर है ना, वाटर है सॉल्वेंट, तो डब्ल्यू ए बाई 18 हो जाएगा। और एन बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम बी। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 100/18 हो जाएगा एन ए की वैल्यू। और एन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू बी कितना दिया है 7 ग्राम, डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई कितना करोगे बताओ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे क्या, इसका मोलर मास निकालो, इस सोल्यूट का मोलर मास कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल देता हूं मैं यहीं पे, देखो कैसे होगा। इसका हो जाएगा 40 प्लस नाइट्रोजन का 14, और ये 16 3 जा कितना 48, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, और 62 2 जा कितना हो जाएगा 62 2 जा हो जाएगा 124। तो ये कितना आ जाएगा 164 आ जाएगा, मोलर मास कितना आ जाएगा इसका 164। तो 7/164 हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। नाइट्रोजन का 14, 48 और 452, 52 और 362, तो ये कितना हो जाएगा 120 और 124, ठीक है, और 40, तो 164 हो जाएगा। तो ये इसके मोल्स मिल जाएगा और यहीं से दोनों के मोल्स मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो अगर दोनों के अगर हमें मोल्स मिल गए, तो जब दोनों के एक बार मोल्स मिल गए तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं मोलर मास, ये सही किया है ना मैंने, ठीक है। तो दोनों के अगर मोल्स मिल गए, तो हमें मोल्स जब मिल गया तो अब क्या करना है, बस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। तो क्या लिखोगे, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या लिखते हैं, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो इसमें बस थोड़ा सा 760 इंटू, क्या सॉल्वेंट के मोल्स में कोई चेंज होगा, नहीं, ये भी एन ही रहेगा। एन बी की जगह पे बस केवल क्या हो जाएगा, आई एन बी हो जाएगा, ये एन बी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट अब एन बी नहीं रहेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, आई इंटू एन बी, जो मैंने अभी सिखाया ना कि आई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सोल्यूट के मोल्स चेंज होंगे। तो एन बी की जगह पे क्या आ जाएगा, केवल आई इंटू एन बी। एन ए की वैल्यू मालूम है हमें, एन बी की भी वैल्यू मालूम है हमें, तो एन ए डाल दीजिए यहाँ पे, एन ए की वैल्यू डाल दो, ठीक है, एन बी की वैल्यू डाल दो, आई की वैल्यू डाल दो, और यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आसानी से हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा, है ना। मोलर मास तो मैंने गलत नहीं निकाला ना, कैल्शियम का कितना लेते हैं हम लोग 40 लेते हैं, और ये 62, CaNO3 का ट्वाइस ही दिया है ना, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारे लिए, और बस यहाँ से आप कैलकुलेशन लगा लो तो आपको आंसर आ जाएगा। एन ए पता है हमने को, एन बी भी पता है, और आई की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में पता है, ठीक है। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आज के होमवर्क में दिए हैं मैंने, उनको प्रैक्टिस करो। आई का फॉर्मूला लगा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कल मैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करूंगा। तो आज का लेक्चर 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो मैं यही स्टॉप करता हूँ इसे। थैंक यू।